Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will be discussing about hard anatomy of steel. First, we will discuss about heat treatment process. The heat treatment process consists of the following steps. First, the steel is heated to a high temperature called the austenizing temperature. During heating, the previous structure of a steel is converted into austenite phase. After reaching the austenite temperature, a steel is held at this temperature for some period of time called the soaking period. Soaking results in the formation of homogeneous austenite throughout the entire cross section. A steel having a homogeneous austenite structure is cooled back to a room temperature at a particular cooling rate depending upon the properties required. तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसको डिटेल से हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। एक स्टील का टुकड़ा है, रूम टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं। इसका माइक्रोस्ट्रक्चर स्टील का फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड होता है रूम टेम्परेचर पर। जब इसको 7 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करते हैं, 7 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको पहुंचाते हैं, रीच करते हैं, तो इसका जो परलाइट माइक्रोस्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो जाता है। इसमें और जब हीट ऐड करते हैं 7 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस करते हैं, तो फेराइट प्लस कार्बाइड बोथ विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑस्टेनाइट। तो इस तरह हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये स्टील रूम टेम्परेचर पर है अराउंड 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस तक हीट करते हैं तो सारा माइक्रो स्ट्रक्चर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस टेम्परेचर पर हम लोग हाफ एन आवर होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने का पर्पस क्या है, ये स्टील का एक टुकड़ा है, अब इसका कुछ लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और कुछ हाइट होगा, थिकनेस होगा। तो यदि ये थिकनेस पूरा थिकनेस में, पूरा लेंथ ब्रेथ में होमोजेनियस ऑस्टेनाइट चाहिए, तो होमोजेनियस ऑस्टेनाइट के लिए ही इसको हम लोग होल्ड करते हैं, जिसको सोकिंग पीरियड कहते हैं। यदि होल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये स्टील का टुकड़ा है, तो इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो है फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड, वो कहीं पर ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होगा सरफेस पर, और कुछ डेप्थ के अंदर फेराइट परलाइट एजिट रह जाएगा। तो होमोजेनियस ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए पूरा माइक्रोस्ट्रक्चर, पूरा स्टील का लेंथ ब्रेथ हाइट जितना भी है, उसके लिए हम लोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में हाफ एन आवर चाहे जितना भी होल्ड करना है। अब ये जो सोकिंग पीरियड है, होल्डिंग पीरियड है, ये मेरा स्टील का जो टुकड़ा है उसका कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा और उसका थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना थिकनेस है वो थिकनेस के ऊपर वेरी करेगा, कार्बन परसेंटेज के ऊपर भी वेरी करेगा। मतलब उसका एलोइंग एलिमेंट कार्बन परसेंटेज थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, किस टेम्परेचर तक हीटिंग करना है और कितना टाइम तक हीटिंग करना है। उसके बाद हीटिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने का दो तरीका होता है, एक फास्ट कूलिंग, एक स्लो कूलिंग। और कूलिंग करने का जो मीडियम होगा वो अलग अलग मीडियम में हम लोग कर सकते हैं, जैसे वाटर में कर सकते हैं, एयर में कर सकते हैं, क्लोज फर्नेस में कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं। तो अलग अलग मीडियम, ये जो मीडियम का जो सिलेक्शन करते हैं, किस तरह का माइक्रोस्ट्रक्चर मेरे को चाहिए स्टील में। अब जैसे वाटर में यदि कूलिंग करेंगे तो फास्ट कूलिंग होगा, तो फास्ट कूलिंग क्यों करेंगे, उसका भी कुछ पर्पस होगा। तो फास्ट कूलिंग करने से क्या होगा, हीटिंग किया और फास्ट कूलिंग किया, वाटर में डाल दिए तो फास्ट कूलिंग हो गया, मतलब मार्टेन साइड माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या था, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड, इसको ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट किए, ऑस्टेनाइट को जब कूलिंग किए तो फिर फास्ट कूलिंग किया तो मार्टेनसाइट आ गया। मार्टेनसाइट का नेचर क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। जब सोलो कूलिंग करते हैं, तो क्या होगा, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड एजिट रह जाएगा। एजिट रह जाएगा नहीं, मतलब अब जैसे स्टार्टिंग में जो रूम टेम्परेचर पर जो फेराइट प्लस परलाइट था, अब इसको हमको और सॉफ्ट करना है, तो क्या करेंगे, सोलो कूलिंग करेंगे।
अब इस कूलिंग और सॉफ्टनिंग कितना चाहिए, ये सब सारा डिपेंड किस कैसे करेगा, एलोइंग एलिमेंट उसमें क्या है, कार्बन कंपोजिशन कितना है, सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। यदि सॉफ्टनिंग चाहिए तो सोलो कूलिंग करेंगे। सोलो कूलिंग कहाँ पर होगा, क्लोज फर्नेस में होगा। हवा में छोड़ देते हैं तो फिर कुछ पार्टिकुलर रेट मतलब हीटिंग की और हवा में छोड़ दिए, अब कुछ पार्टिकुलर रेट को मेंटेन करते रहे, तो हीटिंग और कूलिंग का भी कुछ रेट हैगा, रेट रहता है। और रेट किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल का कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और क्या मटेरियल में प्रॉपर्टी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 1 घंटा में 80 डिग्री सेंटीग्रेड हमको हीटिंग करना है। कूलिंग करने का भी कुछ रेट रहेगा, जैसे 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 1 घंटा में हमको 55 डिग्री, मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाना है ताकि इस उच्च स्टील मटेरियल में 1 घंटा में 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही घटे। तो हीटिंग का और कूलिंग का भी एक रेट रहेगा। तो हीट ट्रीटमेंट इस तरह हम लोग क्या देखें, हीटिंग एंड कूलिंग टू ऑब्टेन ए पर्टिकुलर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मतलब यदि हमको हार्ड करना है तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर हमको प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मार्टेनसाइट का नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है। फेराइट का नेचर कैसा, सॉफ्ट होता है। परलाइट का मिडिल में होता है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। इस तरह हमको एक ही स्टील में, ये एक स्टील का टुकड़ा है, इसमें हम लोग इसका हार्डनेस और सॉफ्टनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा। अब एक ऐसा भी होता है कि एक स्टील का बार है, इस स्टील का बार में इसका डाया 100 mm है। इसका कुछ डेप्थ तक हम लोग जैसे इसका सरफेस केस, इसको केस बोलेंगे सरफेस को, 50 HRC हार्डनेस चाहिए। बाकी इसका कोर जो अंदर वाला पोर्शन है 20 HRC हार्डनेस चाहिए। तो हम लोग इसको सरफेस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा ये हार्डनेस हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेटल का वार है, स्टील का वार है, इसका हार्डनेस हम 50 HRC लेकर आ गए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को द्वारा, और अंदर का जो है डिक्रीज करने लगा, मैंने 20 HRC हो गया, फिर और बाकी यहाँ पर 10 HRC हो गया। तो डेप्थ के साथ यहाँ पर क्या है कि हार्डनेस भी मेरा चेंज हो रहा है, सरफेस पर 50 है, बाकी नीचे घट रहा है। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है, तो इसी को ये जो प्रॉपर्टीज है, मतलब डेप्थ के साथ मेरा हार्डनेस अलग अलग हो रहा है, इसी को हार्डनेबिलिटी कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये स्टील का टुकड़ा है, इसका थिकनेस मेरा जो है 50 mm का है, इसको हीट ट्रीटमेंट किए, फास्ट कूलिंग किए, तो सरफेस पर क्या होगा, मतलब ज़्यादा कूलिंग हो जाएगा, फास्ट कूलिंग होगा। तो यहाँ पर हार्डनेस 100 HRC आ गया। अब अंदर जो है धीरे धीरे कूलिंग होगा, मेटल के अंदर धीरे धीरे कूलिंग होगा, तो यहाँ पर हार्डनेस ज़्यादा रहेगा, बाकी अंदर का हार्डनेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 HRC होगा, और बाकी नीचे गए 50 HRC होगा, और नीचे गए 30 HRC होगा। तो इस तरह मतलब हार्ड एक ही मटेरियल में हार्डनेस मेरा हीट ट्रीटमेंट के बाद क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग हार्डनेबिलिटी कहते हैं। तो इसको डिटेल हार्डनेबिलिटी वर्ड को हम लोग डिटेल से यहाँ पर देखते हैं। हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील, तो स्टील बिकम्स हार्ड आफ्टर क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मतलब कूलिंग, जब हीटिंग करते हैं उसके बाद कूलिंग करते हैं, कूलिंग करने का प्रोसेस को हम लोग क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्रॉपरली क्विंच्ड स्टील गिव्स हार्डनेस ऑफ अबाउट 60 HRC। मतलब एक स्टील को हीटिंग किए, उसके बाद उसको प्रॉपरली यदि हम लोग ठंडा किए, कूलिंग किए, क्विंच्ड किए, तो उसका हार्डनेस जो है 60 HRC आता है। दिस वैल्यू इज जनरली मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील। तो ये जो वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं सरफेस पर करते हैं। एज वन गोज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पार्ट, मतलब ये ये मेरा स्टील है, हीट ट्रीटमेंट के सरफेस पर हम लोग 60 HRC हम लोग मेजर कर लिए। जब इसका कोर की तरफ हम लोग डेप्थ में जाते हैं, दिस वैल्यू इज जनरली मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील एज ऑन वन गोज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पार्ट, हार्डनेस डिक्रीजेज। तो हार्डनेस हम लोग देखे सरफेस पर कुछ और आया, फिर नीचे कूलिंग धीरे धीरे होगा। तो ये फास्ट जहाँ पर कूलिंग होगा वहाँ पर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आ गया, स्लो कूलिंग होगा तो फिर फेराइट मतलब सॉफ्ट आएगा, मतलब अंदर में हार्डनेस कम होगा। तो यही यहाँ पर लिख रहा है कि एज वन गोज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पार्ट हार्डनेस डिक्रीजेज, हार्डनेस मेरा कम हो रहा है। दिस डिक्रीज इन हार्डनेस along द डायमीटर ऑफ द स्टील इज कॉल्ड हार्डनाबिलिटी। ठीक है, तो मतलब हार्डनेस मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना कि मतलब उसका भी तो कुछ मतलब हार्डनिटी ज़्यादा है, हार्डनिटी ज़्यादा है मतलब डिफरेंस ज़्यादा है, हार्डनिटी कम है, मतलब सरफेस सरफेस पर जितना हार्डनेस है अब हार्डनिटी ज़्यादा है।
मतलब सरफेस पर हार्डनेस ज़्यादा है फिर कोर में कम हो रहा है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है और हार्डनिटी कम है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 60 एचआरसी है, अंदर भी 50 एचआरसी होगा। हार्डनेबिलिटी कम है। अरे हार्डनेबिलिटी ज़्यादा हो गया मतलब क्या बोलेंगे कि सरफेस पर 60 एचआरसी है, बाकी अंदर में जो है 50 हो रहा है, 20 हो रहा है, 10 हो रहा है, मतलब यहाँ पर हार्डनिटी कम हो रहा है, मतलब हार्डनिटी यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा हो गया, मतलब हार्डनिटी ज़्यादा हो रहा है। द डिक्रीज इन हार्डनेस along द डायमीटर ऑफ द स्टील इज कॉल्ड हार्डनेबिलिटी। ठीक है, द हार्डनिटी डिटरमाइंस द डेप्थ ऑफ हार्डनिंग obtained by quenching। मतलब कितना मतलब जब क्विंचिंग कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा मेरा हार्डनेस आ रहा है, हार्डनिटी वो डिसाइड कर रहा है। मतलब सरफेस पर 60 एचआरसी हार्डनेस आ गया और कोर में भी अंदर में भी 50 एचआरसी आ गया, मतलब हार्डनिटी मेरा मेरा परफेक्ट है। which is usually specified as the distance below the surface where the amount of martensite had been reduced to 50%. A steel is said to have a good hardenity when the decrease in hardness towards the center is very low। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये स्टील का टुकड़ा है, सरफेस पर हार्डनेस जो है 60 एचआरसी है और इसका कोर में यदि हार्डनेस मेरा गुड होना व्हेन द डिक्रीज इन हार्डनेस टुवर्ड्स द सेंटर इज वेरी लो, मतलब यहाँ पर 50 एचआरसी आ गया तो इसका हार्डनिटी मेरा गुड कहलाएगा, मतलब यदि डिफरेंस मेरा कम है, मतलब हार्डनेस मेरा यूनिफॉर्म आ गया, मतलब अच्छा हार्डनिटी इसका है। मतलब डिफरेंस यदि सरफेस पर हार्डनेस मेरा 60 एचआरसी है और कोर में मेरा 10 एचआरसी है, तो इसका हार्डनिटी टुवर्ड्स द कोर यहाँ पर डिक्रीज इन हार्डनेस टुवर्ड्स द सेंटर इज वेरी लो। A steel is said to have a good hardenity when the decrease in hardness towards the center is very low। तो यहाँ पर गुड का कब कहलाएगा जब यहाँ पर डिफरेंस मेरा कम होगा, तो हार्डनिटी यहाँ पर बैड यहाँ पर कहलाएगा जब डिफरेंस मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस पर 60 है और अंदर कोर का 10 है। ऑन द अदर हैंड ए लो हार्डनिटी स्टील शोज ए स्टीप हार्डनेस ग्रेडियंट फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स सेंटर। यदि डिफरेंस मेरा ज़्यादा हो गया, सरफेस पर 60 एचआरसी है और कोर में 10 एचआरसी है, तो इसको लो हार्डनिटी बोलेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डनिटी, तो हार्डनिटी टर्म जो हो गया मतलब हार्डनिटी लो है, मतलब क्या हो गया सरफेस पर हार्डनेस ज़्यादा आ गया हीट ट्रीटमेंट के बाद और कोर में हार्डनेस जो है कम हो गया, मतलब सरफेस पर यदि 60 है और कोर में यदि 20 है तो हार्डनिटी मेरा लो है। हार्डनिटी गुड है मतलब सरफेस पर 60 है और कोर में अंदर में हार्डनिटी 50 है, मतलब डिफरेंस मेरा कम है, मतलब इनफॉर्म आ गया मेरा, तो मतलब गुड हार्डनिटी है। Significance of hardenability. From the heat treatment point of view, hardenability is a very important property. Hardenability answer the following question in heat treatment. अब जैसे एक स्टील का टुकड़ा है, इसका सरफेस का हार्डनेस हीट ट्रीटमेंट के बाद 60 एचआरसी आया और इसका अंदर का जो हार्डनेस जो है 50 एचआरसी ही आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका हार्डनिटी मेरा लो है और इसका सरफेस का हार्डनेस 100 है और इसका कोर में हार्डनेस 90 आ गया, 95 आ गया, तो मतलब ये इसका हार्डनिटी अच्छा है, गुड हार्डनिटी है, मतलब हीट ट्रीटमेंट अच्छा से हुआ। तो हार्डनिटी जो टर्म जो है काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट टर्म होता है। गुड हार्डनिटी मतलब इसका यूनिफॉर्म हार्डनेस आ गया सरफेस टू कोर में, गुड हार्डनिटी। सो सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डनिटी, हार्डनिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसको हम लोग देख लिए। मतलब हीट ट्रीटमेंट के बाद जो मतलब हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे कि सरफेस पर कितना हार्डनेस हुआ, उस टर्म को ही हार्डनिटी बोला जा रहा है, मतलब अच्छा हार्डनिटी आ गया मतलब हीट ट्रीटमेंट अच्छा हो गया। फ्रॉम द हीट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू,
Hardenability is a very important property. Hardenability answer the following question in heat treatment. It determines the cooling rate or the quenching medium which should be used for quenching a given sample of steel. Lower the severity of quenching medium, lesser would be the distortion and cracking of the part. तो इट डिटरमाइंस द कूलिंग रेट। तो कूलिंग रेट यदि हम फास्ट करेंगे तो क्या होगा, सरफेस पर हार्डनेस मेरा ज़्यादा होगा। और द क्विंचिंग मीडियम, अब क्विंचिंग मीडियम भी क्या यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। यदि वाटर में हम क्विंचिंग कर देते हैं तो हार्ड हो जाएगा। which should be used for quenching a given sample of steel. Lower the severity of the quenching medium, lesser would be the distortion and cracking of the part. Second में hardenability tells about the maximum hardness possible on the surface and below the surface for the given composition and size of the steel sample by quenching in different media. Therefore, a steel selection for strength is usually made on the basis of hardenability. तो स्टील का जो सिलेक्शन हम लोग करते हैं कि उसका हार्डनिटी, अब कितना हार्डनिटी मेरे को चाहिए। यदि गुड हार्डनिटी चाहिए तो उसके लिए स्टील का कंपोजिशन कुछ अलग सिलेक्शन करेंगे, क्विंचिंग मीडियम कुछ अलग सिलेक्शन करेंगे। गुड हार्डनिटी मतलब सरफेस पर हार्डनेस जितना होगा कोर में भी उतना ही के आसपास चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म हार्डनेस चाहिए, तभी तो गुड हार्डनिटी आएगा। तो हार्डनिटी टर्म जो है काफ़ी वाइटल टर्म हीट ट्रीटमेंट में होता है। उसके हार्डनिटी डिटरमाइंस हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेप्थ ऑफ हार्डनेस विल वेरी विद द चेंज इन द साइज ऑफ द सैंपल। साइज ऑफ द सैंपल मतलब स्टील का जो साइज रहेगा। तो कितना हार्डनिटी डिटरमाइंड हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेप्थ ऑफ हार्डनेस, ठीक है, कितना डेप्थ तक हार्डनेस चाहिए, कितना वेरिएशन चाहिए। फॉर सेम स्टील a small change in the cross section of the components can greatly affect the properties obtainable by heat treatment, ठीक है। hardenability calculations can be used to predict the formation of compressive and residual stresses after quenching in load bearing and fatigue resistant steel. Hardenability calculation can be used to predict the formation of compressive and residual stresses after quenching in load bearing एंड फैटिग रेसिस्टेंस स्टील। तो हार्डनिटी टर्म जो कैलकुलेशन करते हैं कि सरफेस पर कितना हार्डनेस है, कोर में कितना हार्डनेस है, उसके बाद ही हम लोग ये एनालाइज कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कंप्रेसिव एंड रेसिडुअल स्ट्रेस उसके अंदर आफ्टर क्विंचिंग के बाद कितना डेवलप हुआ है, लोड बेरिंग कितना कर पाएगा, फैटिंग रेसिस्टेंस कितना वो सस्टेन कर पाएगा। तो ये जो हार्डनिटी टर्म जो है उसको कैलकुलेशन के बाद ही ये सब सारा हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे कि उस मटेरियल में हीट ट्रीटमेंट के बाद कितना लोड बेयरिंग कर पाएगा, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सस्टेन कर पाएगा, उसके अंदर कितना रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप हुआ। तो हार्डनिटी ग्रेटली इफेक्ट्स द क्रैकिंग टेंडेंसी आफ्टर वेल्डिंग ऑफ स्टील कंपोनेंट्स। फैक्टर्स इफेक्टिंग हार्डनिटी। हार्डनिटी को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है उसको देखते हैं। तो हार्डनिटी टर्म जो है ये तो हम लोग समझ गए कि हीट ट्रीटमेंट के बाद कितना हार्डनेस उस मटेरियल में ऑब्टेन हो रहा है, उसको जो है हार्डनिटी टर्म एक्सप्लेन करता है। यदि सरफेस पर हार्डनेस जो है ज़्यादा आया है, कोर में मेरा कम आया, मतलब वो अच्छा हार्डनिटी नहीं है। गुड हार्डनिटी हम कब बोलेंगे, अच्छा हार्डनिटी आ गया जब सरफेस पर हार्डनेस 100 HRC आ गया और कोर में भी उसी के अराउंड है, 95 है, 90 है, 80 है, मतलब गुड हार्डनिटी है। अब सरफेस पर 100 आ गया और कूलिंग ऐसा की है कि मेरे को हार्डनेस अंदर में कोर में 20 HRC है, सरफेस पर 100 है और कोर में 20 है, मतलब लो हार्डनिटी है। हीट ट्रीटमेंट के बाद उसमें जो हार्डनेस आया उसको हम लोग लो हार्डनिटी बोलेंगे, हार्डनाबिलिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डनाबिलिटी। हार्डनाबिलिटी इज डिपेंडेंट लार्जली अपॉन द अमाउंट ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द स्टील। तो अलाइंग एलिमेंट्स जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब निकेल, क्रोमियम, कार्बन, इसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, मतलब हार्डनेस उसका ज़्यादा रहेगा, मतलब उसका हार्डनेबिलिटी भी अच्छा रहेगा, गुड कहलाएगा। हाउएवर द क्योंकि हार्डनेबिलिटी का जो टर्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस है। तो हार्डनेस किस पर डिपेंड करेगा, मेरा कार्बन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि उसमें अलाइंग एलिमेंट भी ज़्यादा रहेगा तो हार्डनेस ज़्यादा रहेगा। तो however to some extent it is affected by the following factors.
द मीन कंपोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट, द होमोजेनिटी ऑफ ऑस्टेनाइट। अब स्टील को हम हिट किए, अब होमो इस स्टील ऐसा कंसीडर करते हैं कि स्टील का टुकड़ा, इसको हिट किए, इसका फेराइट परलाइट प्लस कार्बाइड रूम टेम्परेचर पर इसका माइक्रोस्ट्रक्चर है। अब इसको हिट किए, अब इसका माइक्रोस्ट्रक्चर होमोजेनियस ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा, कूलिंग करेंगे तो फिर सरफेस पर कुछ अलग हार्डनेस रहेगा, कोर में कुछ अलग रहेगा, मतलब इसका हार्डनेबिलिटी लो रहेगा। ठीक है, तो ऑस्टेनाइट में कितना कन्वर्सन हुआ है फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड का हीटिंग करने के बाद, और होमोजेनिटी ऑस्टेनाइट का आया है कि नहीं। अजी होमोजेनिटी सारा पार्टिकल में, मतलब फेराइट प्लस कार्बाइड, ये जो पूरा थिकनेस में, लेंथ में या ब्रेथ में स्टील का होमोजेनियस ऑस्टेनाइट आ गया है, और जब कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, हार्डनेस भी यूनिफॉर्मिटी आने का संभावना ज़्यादा रहेगा। यदि मेरा ऑस्टेनाइट में ही कन्वर्ट नहीं हुआ है होमोजेनियस पूरा लेंथ ब्रेथ और डेप्थ में, तो हार्डनेस भी डिफर हो जाएगा, मतलब हार्डनेबिलिटी भी पुअर होगा। तो ग्रेन साइज ऑफ द ऑस्टेनाइट, अब ऑस्टेनाइट का ग्रेन साइज कैसा हुआ है उसके ऊपर भी मेरा हार्डनेस डिपेंड करेगा। मतलब यदि मेरा यूनिफॉर्म हार्डनेस आ गया हीटिंग ट्रीटमेंट के बाद, मतलब उसको क्या बोलेंगे, हार्डनेबिलिटी गुड हार्डनेबिलिटी आ गया। यदि यूनिफॉर्म हार्डनेस नहीं आया तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसका हार्डनेबिलिटी स्टील का जो है पुअर है, हार्डनेबिलिटी सही नहीं। द नॉन मेटालिक इंक्लूजन इन द ऑस्टेनाइट, तो यदि ऑस्टेनाइट फेज में नॉन मेटालिक पार्टिकल उसमें इंक्लूड हो गया तो तब पर भी वो हार्डनेस को वो इफेक्ट कर सकता है। द अनडिजोल्व कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स इन द ऑस्टेनाइट, यदि अनडिजोल्व्ड कार्बाइड और नाइट्राइड्स उसमें प्रेजेंट है, वो भी हार्डनेस को इफेक्ट करेगा। हार्डनेस को इफेक्ट करेगा मतलब हार्डनेबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा। तो hardenability is greatly increased when the elements are dissolved in the austenite before quenching। तो hardenability मेरा इंक्रीज कब होगा, जब जितना भी माइक्रोस्ट्रक्चर है उसमें जितना भी मेटल नॉन मेटल पार्ट उसमें मिला हुआ है सारा ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाए। मतलब इस स्टील को हम लोग हीटिंग किए, ऑस्टेनाइट फेज तक लेकर के सोकिंग पीरियड भी किए, उस सोकिंग पीरियड के दौरान जितना भी इसमें माइक्रोस्ट्रक्चर है पार्टिकल है वो सारा ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर इसका हार्डनेस मेरा सही आएगा। तो हार्डनेबिलिटी इज ग्रेटली इंक्रीज व्हेन द एलिमेंट्स आर डिजोल्व इन ऑस्टेनाइट बिफोर क्वेंचिंग, मतलब क्वेंचिंग के पहले उसका जितना भी माइक्रोस्ट्रक्चर है उस स्टील में सारा को ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाना है। ऑल एलिमेंट्स इंक्रीजेज हार्डनेबिलिटी एक्सेप्ट कोबाल्ट, तो ये जो एलाइंग एलिमेंट्स होता है ये कोबाल्ट को छोड़कर सारा एलाइंग एलिमेंट्स हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करता है। हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है मतलब हार्डनेस को वो प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, हार्डनेस को इंक्रीज कर रहा है। जैसे कार्बन को बढ़ाएंगे तो हार्डनेस इंक्रीज होगा, निकल को बढ़ाएंगे, मोलिब्डेनम को बढ़ाएंगे तो हार्डनेस इंक्रीज होगा। तो ग्रेटर इंक्रीज इन hardenability is obtained when manganese, molybdenum, chromium, silicon and nickel are dissolved in austenite। तो ये सब सारा जो एलॉइंग एलिमेंट्स है जब हीटिंग किए और ऑस्टेनाइट फेज तक हम लेकर गए तो ये सब सारा एलिमेंट्स को ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो जाना है। जब ऑस्टेनाइट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम लोग हीट कर रहे हैं, ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तक हम लोग होल्ड कर रहे हैं, तो सारा जो कार्बन मैंगनीज मोलिब्डेनम क्रोमियम सिलिकॉन निकेल सारा जो है डिजोल्व हो जाना चाहिए ऑस्टेनाइट फेज में, ताकि क्विंचिंग के बाद मेरा हार्डनेस यूनिफॉर्मिटी आ जाए। हार्डनेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द कार्बन कंटेंट। ठीक है, तो हार्डनेस इंक्रीज करेगा, कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे तो हार्डनेस इंक्रीज करेगा, हार्डनेस इंक्रीज करेगा तो हार्डनेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ड्यू टू द significant effect of composition on hardenability of a steel, it is possible to predict hardenability of a steel from time temperature transformation diagram of the given steel। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीटी डायग्राम को भी देखेंगे कि टीटी डायग्राम होता क्या है। टाइम टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो इसमें माइक्रोफेज का जो माइक्रोस्ट्रक्चर का जो चेंजिंग हो रहा है टाइम के साथ होता है और टेम्परेचर के साथ होता है। जितना टाइम तक हम होल्ड करेंगे, जितना टाइम तक उसको हीटिंग करेंगे और किस टेम्परेचर तक उसको हीटिंग कर रहे हैं, वो सारा फेज ट्रांसफर उसके ऊपर टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फेज ट्रांसफर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ए लैक ऑफ होमोजेनिटी इन द कंपोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट इज मेनली ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ कार्बाइड इन द ऑस्टेनाइट। तो होमोजेनिटी, ए लैक ऑफ होमोजेनिटी इन द कंपोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट, जब ऑस्टेनाइट जब मेरा फेज पहुंचता है, रिच होता है हीटिंग करने के दौरान, तो
वो कैसे इफेक्ट होगा होमोजेनिटी? अनहोमोजेनिटी कब होगा? जब उसमें जो कार्बाइड सब रहेगा वो इनकम्प्लीट उसका डिसोल्यूशन होगा, वो डिजोल्व होगा ही नहीं। कुछ वैसा उसमें एलॉइंग एलिमेंट्स है कि वो डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, जैसे कोबाल्ट वो डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, वो हाइयर टेम्परेचर के ऊपर वो डिजोल्व होगा। तो द रीजन्स ऑफ लो कार्बन, मतलब जिस भी कारण से वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, वो रीजन को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोग इस स्टील को हीटिंग कर रहे हैं और नाइट टेम्परेचर तक लेकर गए। अब कुछ इसमें ऐसा एलिमेंट है जो कि 1148 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक इसको हीट कर रहे हैं, वो डिजोल्व ही नहीं हुआ। तो क्या होगा कि वो हार्डनेस को इफेक्ट करेगा। मतलब जब हम कूलिंग करेंगे तो सारा माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा मार्टन साइड में, लेकिन वो जो कोबाल्ट जो अनडिजोल्व हुआ है वो एज इट रह जाएगा। मतलब वो हार्डनाबिलिटी हार्डनेस को इफेक्ट कर रहा है। द रीजन ऑफ लो कार्बन कॉन्टेक्ट विल हैव रिलेटिवली पुअर हार्डनेबिलिटी। तो जहाँ पर मेरा कार्बन कंटेंट, अब हम लोग सरफेस पर के स्टार्टिंग प्रोसेस में देखे थे और नाइट्राइटिंग प्रोसेस में देखे थे कि सरफेस पर कार्बन और नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज कर रहे थे ताकि मेरा सरफेस पर हार्डनेस कुछ अलग हो जाए। तो जहाँ पर कार्बन मेरा कम है वहाँ पर तो कूलिंग करेंगे तो फिर हार्डनेस कम आएगा, और कार्बन का परसेंटेज जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर हार्डनेस ज़्यादा आएगा। हार्डनेस ज़्यादा आएगा मतलब हार्डनेबिलिटी मेरा वहाँ पर ज़्यादा है। जहाँ पर हार्डनेस कम आया मतलब वहाँ पर हार्डनेबिलिटी मेरा कम है, पुअर है, लो है। तो कार्बन कंटेंट जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर हार्डनेबिलिटी अच्छा आएगा। तो whereas those of high carbon content will have high hardenability। ठीक है, तो hardenability और hardness किस पर डिपेंड कर रहा है? एलॉइंग एलिमेंट्स और हार्डनेस पर, और होमोजेनिटी ऑफ ऑस्टेनाइट फेज। therefore non uniformity of austenite will have tend towards lower hardenability। ठीक है, यदि मेरा नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑस्टेनाइट फेज गेन हुआ तो क्या होगा? मेरा लोअर हार्डनेबिलिटी होगा, क्योंकि उसको जब कूलिंग करेंगे तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म हार्डनेस आएगा। नॉन यूनिफॉर्म हार्डनेस आया मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, मतलब उसका हार्डनेबिलिटी भी पुअर है, लोअर है। तो लोअर हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द ग्रेन साइज ऑफ ऑस्टेनाइट। तो ग्रेन साइज जब हम इंक्रीज करते हैं तो हार्डनेबिलिटी भी मेरा इंक्रीज होगा। कोज ग्रेन स्टील will harden to a greater depth than fine grain steel because lower grain size promote the nucleation of perlite। तो कोज ग्रेन स्टील जो होगा वो हार्डनेबिलिटी को प्रमोट करता है कंपेयर देन फाइन ग्रेन स्टील। तो फाइन ग्रेन जो है वो हार्डनेबिलिटी को कम प्रमोट करता है ड्यू टू न्यूक्लिएशन ऑफ परलाइट। फ्रॉम ए प्रैक्टिकल standpoint, it is not desirable to increase the hardenability by causing the prior strand grain because coarse grain size results in lower toughness and makes the steel brittle। ठीक है, the undissolved carbides reduce both the alloy and carbon content of the austenite। तो undissolved carbide जो है reduce both the alloy and carbon content of the austenite। ठीक है, and therefore reduce hardenability। तो जो कार्बाइड जो अनडिजोल्व होगा ऑस्टेनाइट फेज में वो हार्डनेबिलिटी को रिड्यूस करता है। मतलब जितना ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा ऑस्टेनाइट में कार्बाइड, वो जो है हार्डनेस को मेरा इम्प्रूव करेगा, तो हार्डनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। और यदि अनडिजोल्व रह गया, वो डिजोल्व ही नहीं हुआ ऑस्टेनाइट फेज में, तो फिर वो पुअर हार्डनेबिलिटी को प्रमोट करेगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फॉर एलॉय स्टील क्वेंचिंग फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर प्रमोट्स डीपर हार्डनिंग। ठीक है, हायर टेम्परेचर में इंक्रीज द ऑस्टेनाइट ग्रेन साइज एंड आल्सो काउज ए सॉल्यूशन ऑफ एडिशनल कार्बाइड। तो जब हायर टेम्परेचर पर जितना भी हम हीट करेंगे तो ऑस्टेनाइट फेज भी को प्रमोट करेगा। मतलब जितना ज़्यादा हम हाई टेम्परेचर पर स्टील को हीट कर रहे हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो जितना भी माइक्रो स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट होते जाएगा। तो कन्वर्ट होगा मतलब वो हार्डनेबिलिटी और हार्डनेस को इंक्रीज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स आल्सो रिजल्ट्स इन फाइन ग्रेन साइज and lower hardenability at normal temperature of austenizing। The most popular method to determine the hardenability is called जोमनी इंड क्विंच टेस्ट। तो हार्डनेबिलिटी टेस्ट को हम लोग जोमनी इंड क्विंच टेस्ट होता है, इसको हम लोग अलग क्लास में देखेंगे। इस टेस्ट के द्वारा हम लोग हार्डनेबिलिटी को टेस्ट करते हैं, उस स्टील में कितना हार्डनेस आया इसके द्वारा हम लोग निकालते हैं, जोमनी इंड क्विंच टेस्ट। तो इस तरह हम लोग देखें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है और हार्डनेबिलिटी टर्म हीट ट्रीटमेंट में कितना इंपॉर्टेंस रखता है और हार्डनेबिलिटी क्या होता है, इसको हम लोग आज डिटेल से देख लिए। तो हार्डनेबिलिटी को
इस तरह हम लोग फिर से ब्रीफ कर लेते हैं। हार्डनेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि एक मेटल है, ठीक है, इसका डाया जो है 100 mm है, इसका सरफेस पर हीट ट्रीटमेंट के बाद सरफेस पर 100 mm 100 HRC हार्डनेस आया, और इसका कोर में 50 HRC आया। मतलब इस डिफरेंस क्या है, ज़्यादा हो गया, मतलब इसका हार्डनेबिलिटी पुअर है। यदि ये सरफेस है, स्टील है, इसका सरफेस पर 100 HRC आ गया, और कोर में भी 80 HRC चाहे 90 HRC आ गया, मतलब ये इसका हार्डनेबिलिटी गुड है, गुड हार्डनेबिलिटी स्टील है। मतलब हीट ट्रीटमेंट के बाद इसका हार्डनेबिलिटी इंप्रूव हो गया, अच्छा गुड हार्डनेबिलिटी आ गया। तो हार्डनेबिलिटी जो टर्म है काफ़ी वाइटल टर्म होता है सिलेक्शन ऑफ हीट ट्रीटमेंट। और अब जैसे हीट ट्रीटमेंट हो गया, अब हीट ट्रीटमेंट के बाद हम लोग बोलेंगे कि उसका हार्डनेस कैसा आया, तो गुड हार्डनेबिलिटी स्टील आ गया, मतलब उसका यूनिफॉर्म हार्डनेस हो गया, मतलब हीट ट्रीटमेंट हमारा सक्सेस हो गया, अच्छा हो गया। थैंक यू।